नमस्ते, मैं गर्वित रावत। तो ये पाठ होगा हमारे बहुत ही अंतरिक्ष विज्ञान के दिलचस्प विषय भू अनुपथन के दूसरा अध्याय। तो पिछले पाठ में हमने सिर्फ वृत्ताकार कक्षाओं का भू अनुपथ देखा था। खासकर उसमें ये देखा कि वृत्ताकार की कक्षाएं एक लहर के रूप में बनती हैं धरती पे, जो धरती के नक्शा हैं। पर खासकर क्या देखा हमने कि जैसे जैसे परिक्रमा काल बढ़ती है उस कक्षा की, वैसे वैसे जो लहर की चौड़ाई है वो कम होती रहती है। और ये क्यों होता है? ये होता इसलिए है क्योंकि उतने समय में जितनी परिक्रमा काल है, धरती तेज घूम रही है तो धरती आगे निकल जाती है। तो एक परिक्रमा काल में जो उपग्रह है वो उतने देशांतर पूरब की ओर नहीं पार कर पाता। फिर हमने आपको छोड़ा था प्रश्न के साथ कि अगर हमने परिक्रमा काल उपग्रह की इतनी कर दी कि वो धरती के घूर्णन काल के बराबर हो जाए, जिसको हम भू समकालिक कक्षाएं बोलते हैं, तो फिर उनका पथ कैसे दिखेगा हमारे नक्शों पे। तो इसको हम देखेंगे इस पाठ में। इस पाठ में समझना बहुत आवश्यक है गति सापेक्षता। मतलब कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है, हमने स्कूल में 8वीं 9वीं में ऐसे पढ़ा होगा और थोड़ा सरल भी लगता है। तो जैसे अगर मैंने आपसे पूछा कि आपके आगे से एक गाड़ी निकली, है ना, और मैंने कहा इसका अनुपात या इसका पथ आप बताओ क्या है, तो आप कहोगे सीधी लाइन है। जैसे गाड़ी आपको दिखी वैसी पथ निकला। वो पथ आपने कैसे बनाया? वो पथ आपने सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि आपके और गाड़ी के बीच के गति में एक अंतर था। अगर आप उसी गाड़ी के साथ एक बगल में एक और गाड़ी में उसी रफ्तार से उसी दिशा में जा रहे होते और फिर मैंने कहा कि अब इसका पथ बनाओ, तो आप कैसे पथ बनाओगे? आप पथ को एक बिंदु बनाओगे। क्यों? क्योंकि गाड़ी तो आपके आगे से कहीं हिल ही नहीं रही है, वो तो ऐसे स्थिर नजर आ रही है आपको। तो ये है गति सापेक्षता। ये बहुत जरूरी है इसको समझना। जैसे कि अगर ये आपकी धरती है और ये आपका उपग्रह है, मान लो, ठीक है। तो अगर धरती के साथ साथ आप घूम रहे हो तो धरती से ये जो उपग्रह है आपको एक बिंदु नजर आएगा। सिर्फ और सिर्फ जब उपग्रह धरती के बीच में अंतर है उनके घूर्णन गति में, तभी उसका पथ निकल सकता है। तो इस चीज को ध्यान में बहुत जरूरी है रखना। गति सापेक्षता वैसे बहुत सरल लगता है, पर अब इस पाठ में इसका परीक्षण होगा, क्योंकि इसमें भी बहुत जटिल चीजें हैं जो हम धरती के घूमने में समझते नहीं है उतना। तो शुरू करते हैं इस पाठ को, भू समकालिक कक्षाओं के भू अनुपात। तो अब हम चलते हैं भू समकालिक या भू तुल्यकाली कक्षाओं के भू अनुपथ के विषय पे। पहला नियम सरल है, जहां से अनुपथ शुरू होगा एक परिक्रमा बाद वहीं पे उसका अंत होगा। मतलब ये हुआ कि अनुपथ को एक बंद आकार होना पड़ेगा। अपने उदाहरणों सारे प्रोग्रेड गति के होंगे, यानी उपग्रह उसी दिशा में चलेंगे जिस दिशा में पृथ्वी घूम रही है। और हमारे उदाहरणों में कक्षा के आरोही बिंदु को हम युगांडा देश के इक्वेटर नामक शहर के ऊपर रखेंगे। इक्वेटर शहर लेक विक्टोरिया के तट पे है। उसके निर्देशांक हैं 0 अक्षांश और 32 पूरब देशांतर। और ये हमारे नक्शे के बीच में पड़ता है, इसलिए इसका चयन हुआ है। तो शुरू में भू समकालिक कक्षाओं के कुछ आंकड़े देख लेते हैं। भू समकालिक कक्षा की परिक्रमा काल है 1 नक्षत्र दिन, यानी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, या फिर 86,164 सेकंड। इस समय को अपने परिक्रमा काल के सूत्र में डाल दो तो निकल आएगा अर्ध दीर्घाक्ष। क्योंकि हमारा कक्षा वृत्त है तो अर्ध दीर्घाक्ष अर्ध व्यास या रेडियस के बराबर है। तो पता चलेगा कि भू समकालिक कक्षा की भू केंद्र से दूरी 42,164 किलोमीटर है, और उससे पृथ्वी की अर्ध व्यास घटाएं तो ये होंगे जमीन से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पे। तो भू समकालिक कक्षा में पहले देखते हैं भू स्थिर कक्षा।
जैसा बताया था कि भूस्थिर कक्षा भूसमकालिक कक्षा का एक विशेष प्रकार है जो मध्य भूमि रेखा के ऊपर रहता है क्योंकि उसका कक्षीय झुकाव एंगल 0 है। भूस्थिर या जियोस्टेशनरी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी से यह उपग्रह स्थिर नजर आता है और पृथ्वी के एक ही स्थान के ऊपर रहता है, तो जाहिर है कि इसका भू अनुपात नक्शे पे एक बिंदु ही होगा, भला ही ये चल रहा है। ठीक है, यहाँ एक छोटा सवाल, क्या भूस्थिर उपग्रह और उसके नीचे मध्य भूमि रेखा पे स्थान एक ही गति में है? बिल्कुल नहीं। अक्सर भौतिकी में अगर कोई वस्तु हमारे सापेक्ष स्थिर हो तो मतलब है कि दोनों एक ही गति में हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं है। भूस्थिर उपग्रह और मध्य भूमि रेखा एक ही गति में नहीं है, बल्कि एक ही घूर्ण गति में है। मध्य भूमि रेखा की परिधि भूस्थिर कक्षा की परिधि से बहुत कम है, पर दोनों एक ही समय में घूमते हैं, तो स्पष्ट है कि मध्य भूमि रेखा पे स्पर्श रेखिक गति या टेंजेंशियल वेलोसिटी कम ही होगी। इसका गणन आप यहाँ देख सकते हैं। मध्य भूमि रेखा की गति कुछ 465 मीटर प्रति सेकंड है और भूसमकालिक कक्षा में वाहन की गति होगी 3.07 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे भू अनुपथन की बहुत बड़ी बात है कि नक्शा पे भू अनुपथ धरातल पे स्थान और उसके ऊपर वाहन की घूर्ण गति के अंतर से बनते हैं, न कि गति अंतर से। जैसे जैसे आगे चलेंगे ये बात और क्लियर करेंगे। तो अभी हमने देखा भू समकालिक कक्षा का स्पेशल केस जो है भू स्थिर कक्षा का अनुपात, जो सीधा सरल एक बिंदु है। अब हम देखेंगे भू समकालिक कक्षा जो भूस्थिर नहीं है, यानी कक्षा का कुछ झुकाव है। यहाँ उदाहरण के लिए झुकाव एंगल को 30 डिग्री लेते हैं और जो वृत्ताकार का है। वृत्ताकार होने के नाते भू अनुपात में लाइन सममिति और हिंज सममिति होनी अनिवार्य है। लाइन और हिंज सममिति क्या है ये हमने पिछले पाठ में देखा था। दूसरी बात है कि भू समकालिक होने के नाते यह आवश्यक है कि अनुपात एक बंद आकार में हो, यानी जहां से शुरू है वहीं खत्म होगा और फिर आकार अपने को दोहराता रहेगा। तीसरी चीज क्या है कि क्योंकि झुकाव 30 डिग्री मान के ले रहे हैं तो अनुपात अधिकतम 30 डिग्री अक्षांश तक चलेगा, उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में। तो 30 डिग्री झुकाव का वृत्ताकार भू समकालिक कक्षा का भू अनुपात ऐसा दिखता है। देखिए कि तीनों नियमों का यहाँ पालन हो रहा है। हिंज और लाइन सममिति है, बंद आकार है और 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में है। तो इस अजीब सा गांठ जैसा आकार या नंबर 8 जैसा आकार को कुछ समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस अनुपात पे जो बिंदु हैं वो कक्षा के कौन से स्थान को दर्शा रहे हैं। तो मध्य भूमि रेखा पे जो आरोही बिंदु है वो अनुपात का बीच हो गया मध्य भूमि रेखा पे। जैसे वाहन मध्य भूमि रेखा से उत्तर जा रहा है, अनुपात भी नक्शे पे उत्तर जाएगा, पर उत्तर पश्चिम की दिशा में। जैसे वाहन अपने सबसे उत्तर स्थान पे पहुंचने लगता है तो अनुपात अब पूरब की ओर जाएगा और फिर जब वाहन दक्षिणयान चालू करेगा तो अनुपात अब दक्षिण पश्चिम की दिशा में चलेगा। जब वाहन पृथ्वी की पल्ली तरफ पहुंचेगा, अब अपने अवरोही बिंदु पे जहां फिर मध्य भूमि रेखा को काटेगा तो वो मध्य भूमि रेखा पे उसी स्थान के ऊपर से जाएगा जहां वो आरोहण के दौरान गया था, जो हमारे उदाहरण में युगांडा के इक्वेटर के ऊपर है। फिर यही सिलसिला दोबारा दक्षिण गोलार्ध में होगा। अब अगर हम परिक्रमा काल के भाग करें तो 4 भाग 6 घंटे के होंगे।
वैसे 6 घंटे से थोड़ा कम होगा, करीब 1 मिनट कम होगा, क्योंकि एक नक्षत्र दिन में 24 घंटे से 4 मिनट कम है। पर यहाँ सरलता के लिए एक परिक्रमा काल का 1/4 भाग को 6 घंटा मान के चलते हैं। तो 0 घंटे पे आरोही बिंदु यहाँ है, 6 घंटे बाद वाहन अपने शिखर पे यहाँ है। अब दक्षिणयान चालू होगा और 12 घंटे बाद अवरोही बिंदु पे वाहन यहाँ है। 18 घंटे बाद वाहन अपने सबसे दक्षिण स्थान पे होगा, यहाँ पे। अब उत्तरयान चालू होगा और 24 घंटे बाद वाहन दोबारा अपने प्रारंभिक स्थान पे आरोही बिंदु पे यहाँ होगा। अब क्योंकि कक्षा में झुकाव है, यह तो स्थित है कि वाहन उत्तर दक्षिण जाएगा और उसका अनुपात भी उत्तर और दक्षिण दर्शाएगा। पर खास प्रश्न यह है कि उत्तर जाते वक्त अनुपात पश्चिम को क्यों जाता है? तो इसके बारे में थोड़ा सोच लीजिए, कुछ समय बाद में मिलते हैं। ठीक है, तो प्रश्न था कि मध्य भूमि रेखा से उत्तर जाते समय नक्शे पे अनुपात पश्चिम की ओर क्यों जाता है? ध्यान करें कि वृत्ताकार का भूसमकालिक कक्षा में वाहन की गति नहीं बदलती। भूसमकालिक कक्षा और भूस्थिर कक्षा में गति एक ही है। कितना? 3.07 किलोमीटर प्रति सेकंड। आखिर में भूस्थिर कक्षा भूसमकालिक कक्षा ही तो है जो मध्य भूमि रेखा के ऊपर रहता है। अब भूस्थिर कक्षा का अनुपात तो एक बिंदु है, वो तो नक्शा में दाएं बाएं यानी पूर्व पश्चिम नहीं जाता। तो फिर कक्षा में झुकाव होने से अनुपात पश्चिम क्यों जा रहा है, जबकि उसकी गति तो वही है? वो इसलिए है क्योंकि कक्षा में गति तो वही है 3.07 किलोमीटर प्रति सेकंड, पर अब इसकी दिशा अब उत्तरी पूरब में है, न कि सिर्फ पूरब में जो भूस्थिर कक्षा में होता है। तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि अब पूरब की ओर दिशा कम हो जाएगी। कितना कम? वो निर्भर करता है आपके झुकाव एंगल थीटा पे। पूरब की ओर की गति निकालने के लिए हमें क्षैतिज दिशा में गति का घटक निकालना पड़ेगा, जो होगा v cos थीटा, जहां v है आपका स्पर्श रेखा की गति, जो भूसमकालिक कक्षा में है 3.07 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब यह हुआ कि पूरब की ओर वाहन की घूर्ण गति अब मध्य भूमि रेखा से कम हो गई है। तो भलाई वाहन पूरब भी जा रहा है, वो मध्य भूमि रेखा से कम स्पीड में जा रहा है। तो मध्य भूमि रेखा पे उपस्थित व्यक्ति को वाहन पश्चिम की ओर जाता नजर आएगा। समझ रहे हो? इसको समझने के लिए इसको देखो। यहां 2 गाड़ियां हैं, ठीक है, और एक ही गति से पूरब की ओर जा रहे हैं। मतलब कि एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी स्थिर नजर आएगी। दोनों की गति एक ही है, v। ये भूस्थिर कक्षा में उपग्रह को देखने के समान है। अब एक गाड़ी मुड़ के उत्तर पूरब की दिशा में चलने लग जाती है, तो गति अब भी वही v है उसकी। अब दूसरे गाड़ी में बैठा जो बंदा है ना, जो व्यक्ति है, उसको वो गाड़ी उत्तरी पश्चिम की ओर नजर आते दिखेगी। यही भूसमकालिक कक्षा के भू अनुपात में दिखेगा जब उपग्रह मध्य भूमि रेखा को उत्तरी पूरब दिशा में काटेगा। मध्य भूमि रेखा पे देखने वाले को वो उपग्रह उत्तरी पश्चिम की ओर जाते नजर आएगा। तो यह नियम तो भू अनुपात नक्शों में सिद्धांतिक है। अगर उपग्रह हमारे से धीरे घूर्ण गति में हो तो वो पश्चिम जाते नजर आएगा, भला ही वो हमारे साथ पूरब क्यों ना जा रहा हो। चांद को ही देख लो, चांद भी तो पृथ्वी के घूर्ण दिशा में परिक्रमा करता है, यानी पूरब की दिशा में, पर फिर भी वो पश्चिम जाते नजर आता है क्योंकि हमारी घूर्ण गति उससे अधिक है। तो चलो, यहां तक समझ में आ गया है कि अनुपात पहले भाग में यानी आरोही बिंदु के कुछ 3 घंटे बाद तक पश्चिम की ओर क्यों जाता है।
पर अब प्रश्न है कि कक्षा के अगले भाग में अनुपथ पूरब की ओर क्यों जाता है। अब यह तो समझ में आता है कि वो और उत्तर नहीं जाएगा, क्योंकि अब वाहन अपने चोटी पे पहुंच रहा है और उसके बाद उसका दक्षिणयान चालू हो जाएगा। पर याद रहे कि वाहन की गति तो बदली नहीं, अब भी वही 3.07 किलोमीटर प्रति सेकंड से चल रहा है। तो फिर अचानक ये धरती से तेज कैसे चलने लग गया? पूरब की दिशा में वाहन धरातल के आगे कैसे निकल गया? थोड़ा सोच लीजिए, 10 सेकंड बाद फिर मिलेंगे। तो यहां पे देखना यह पड़ेगा कि धरातल की स्पर्श रेखीय गति हर जगह बराबर नहीं होती। यह निर्भर करता है अक्षांश पे। मध्य भूमि रेखा पे गति सबसे ज्यादा होगी और जैसे जैसे हमारा अक्षांश बढ़ेगा हमारी गति पूरब की दिशा में कम होती रहेगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे घूमते पहिए पे जो बिंदु घूर्ण केंद्र के पास है उनकी स्पर्श रेखी गति कम होती है। तो जिस अक्ष पे उपग्रह चक्कर लगा रहा है नीचे धरती पे स्थान की घूर्ण गति कम है और अनुपथ फिर पूरब की ओर जाने लगेगा। जैसे जैसे वाहन और भी उत्तर जाएगा धरती की उस अक्ष पे गति और भी कम होती रहेगी और अनुपथ और तीव्रता से पूरब की ओर जाएगा। जैसे स्क्रीन पे आप ये गणितीय उदाहरण देख सकते हो कि 30 डिग्री के अक्षांश पे धरातल की गति है 402 मीटर प्रति सेकंड और मध्य भूमि रेखा पे है 465 मीटर प्रति सेकंड। अब जब उपग्रह की गति तो बदली नहीं है तो जाहिर है कि उपग्रह अब पूरब की ओर ज्यादा तेज नजर आएगा धरती से ऊंचे अक्षांशों पे। और फिर अगले भाग में यात्रा के दक्षिणयान दौरान पूरब की ओर वाहन की गति कम होगी, दक्षिण की ओर ज्यादा होगी। धरातल की गति पूरब की ओर बढ़ती रहेगी और धरातल के सापेक्ष उपग्रह अब पश्चिम की ओर अनुपथ बनाएगा और यात्रा के शेष भाग में उपग्रह का अनुपथ दक्षिण गोलार्ध में उसी तरह का रूप लेगा जैसे उसने उत्तर गोलार्ध में बनाया था। तो ये था वृत्ताकार का भू समकालिक झुकाव की कक्षा का भू अनुपात। अगर झुकाव एंगल बढ़ाएं जैसे 30 से 60 डिग्री तो भू अनुपात दाएं बाएं को और फैलेगा और ये फैलाव बढ़ते कक्षीय झुकाव के साथ काफी तीव्रता से बढ़ेगा। उसका मुख्य कारण है क्योंकि बढ़ते अक्षांश के मुताबिक धरातल की पूर्वीय गति तेजी से घटती है। इसी प्रकार से अगर वृत्ताकार समकालिक ध्रुवीय कक्षा हो जिसका झुकाव 90 डिग्री है उसका भू अनुपात ऐसे दिखेगा। अब फैलाव पश्चिम को 90 डिग्री देशांतर होगा, फिर उत्तरी ध्रुव पार करते 180 डिग्री पूरब की ओर होगा, फिर 90 डिग्री पश्चिम को मध्य भूमि रेखा की ओर। हाँ जी, तो इस पाठ में हमने देखा भू समकालिक कक्षाओं के भू अनुपात और कितनी दिलचस्प बात है कि ये कैसे कैसे अजीब आकार के पथ बनाते हैं हमारे नक्शों पे, गांठ जैसे, नंबर 8 जैसे। और इसका कारण ये है क्योंकि हम एक त्रिआयामी कक्षा को द्विआयामी कागज पे दर्शाने की प्रयत्न कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी बहुत जरूरी है समझना कि कैसे धरातल की गति एक नहीं रहती बल्कि बढ़ते अक्षांश के साथ वो कम होती है और इसका प्रभाव बहुत होता है अनुपथ में। अभी तक हमने सिर्फ वृत्ताकार कक्षाओं के अनुपात का चर्चा किया है। अगले पाठ में हम दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार कक्षाओं की बात करेंगे। वृत्ताकार और अंडाकार कक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण फर्क क्या है? वो ये है कि जो दीर्घवृत्ताकार के कक्षाएं हैं उनमें गति परिवर्तित होती है और इस गति परिवर्तन का बहुत कुछ लेना देना है अपभू और उपभू के क्षेत्रों से।
क्योंकि हमको पता है कि गति सबसे ज्यादा होती है उपभू पे और सबसे कम अपभू पे। इसीलिए उपभू और अपभू का दिशा और उनका स्थान ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत प्रभाव डालेगा आपके भू अनुपात पे, अंडाकार कक्षाओं का। तो इसको हम देखेंगे अगले पाठ में। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ सीखा, कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।